एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुणों पर। इस वीडियो में हम प्रत्यास्थता के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को देखने वाले हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक की सहायता से आप इस अध्याय के पिछले 5 वीडियोस देख पाएंगे। तो आइए कुछ अनुप्रयोग करते हैं प्रत्यास्थता को लेकर। सबसे पहली बात है कि गार्डर का आकार आई के आकार का होता है। आपने देखा होगा कि भवन में या ब्रिजेस पे गार्डर्स लगाई जाती हैं और सामान्यतः गार्डर इस प्रकार की होती हैं। उनका आकार आई के आकार का होता है। इस प्रकार से, और इस पर वजन को टिकाया जाता है। अब बात आती है कि इस आकार से हमें क्या लाभ है, गार्डर्स को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र कहता है कि जब गार्डर के ऊपर हम कोई भार लगाते हैं या वजन रखते हैं तो उसमें डिप्लेशन होता है, नीचे की ओर झुकाव होता है। गार्डर थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाती है। तो माना कि जो गार्डर में झुकाव हुआ है वो डेल्टा है। इस डेल्टा का मान किन बातों पर निर्भर करता है? तो इस डेल्टा का मान निर्भर करता है कि आपने कितना वेट उसके ऊपर लगाया है, भार उसके ऊपर आरोपित किया है। यदि भार ज्यादा है तो डेल्टा का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा निर्भर करता है गार्डर की लंबाई पर। जो गार्डर लगाई जाती है वो कितनी लंबी है, अगर ज्यादा लंबी होगी तो झुकाव भी ज्यादा होगा। यदि हम इसको इस रूप में देखें तो जैसे ये गार्डर लगा रखी है हमने, तो इस प्रकार से झुकाव होता है। ये गार्डर दोनों सिरों पर सपोज टिका रखी है पिलर की सहायता से, और ये इसकी लंबाई हुई। तो जब भार इसके ऊपर W नीचे की ओर क्रियाशील होगा तो इसमें झुकाव आएगा और वो झुकाव डेल्टा से प्रकट होगा, जैसा कि ये डेल्टा बता रहे हैं। इसकी लंबाई L है, तो अगर लंबाई का मान ज्यादा है तो झुकाव का मान भी ज्यादा होगा। तीसरी बात आती है इसमें, वो है 4DB³ और गामा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब B और D क्या है? तो B इसकी विड्थ है, यानी कि ये जो चौड़ाई नजर आ रही है ये B है, और D क्या है? ये D है। इसकी डेप्थ इस प्रकार से कितनी ऊंची है ये, वो D है, और गामा जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इस गार्डर का। अब आप देखिए कि एक अच्छी गार्डर वो होगी जो कम से कम, जिसके लिए डेल्टा का मान हो, यानी कि उसमें झुकाव कम से कम हो। अब झुकाव कम से कम होने के लिए क्या होना चाहिए? जहां तक W का सवाल है ये हमारे हाथ में नहीं है। L की जहां तक बात है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें जितनी लंबाई की गार्डर का उपयोग करना है उतना करना ही होगा। फिर बचता है B, D और गामा। तो गामा, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील के लिए, इस्पात के लिए गामा का मान सर्वाधिक होता है। तो हम गार्डर्स सामान्यतः फौलाद की या इस्पात की बनाते हैं, जिससे कि गामा का मान अधिक होता है तो डेल्टा का मान कम हो जाता है। और उसके बाद आता है B और D³। अब देखिए B जो है वो इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गार्डर कितनी मोटी ले रहे हैं हम। अगर ज्यादा मोटी होगी तो डेल्टा का मान कम होगा निश्चित रूप से। और ये जो B है, B इसकी ये जो मोटाई है, शायद मैंने उल्टा लिखा हुआ है, देयर इज नो मैटर। B, अगर ये B हुआ इसका और ये D है, तो ये D इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और B इसके इस चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोटाई की तुलना में B का मान अगर अधिक हुआ तो डेल्टा का मान कम होगा, क्योंकि घात 3 है। तो सीधा सा सवाल है कि हम इसको मोटा बनाएं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसकी ऊंचाई को बढ़ा दें। अगर ये ऊंचाई ज्यादा होगी तो ये ज्यादा भार को सहन कर पाएगी, यानी कि W के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम गार्डर का एक विशेष आकार काम में लेते हैं
भवनों की डिज़ाइन के अंदर या छत में लगाने के लिए या ब्रिजेस में लगाने के लिए या हमें कोई लोड का अगर सपोर्ट देना है तो वहाँ पर आई आकार की गार्डर्स उपयोगी होती हैं। आइए अब अपन बात कर लेते हैं क्रेन में प्रयुक्त रस्सी की मोटाई पर। आपने देखा होगा कि क्रेन के अंदर रस्सियाँ प्रयुक्त की जाती हैं और उसकी सहायता से भारी वजन को ऊपर उठाया जाता है। तो उस रस्सी की मोटाई का निर्धारण हम प्रत्यास्थता के आधार पर करते हैं कि कितनी मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी हमें कितने वजन को उठाने के लिए। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की एक प्रत्यास्थता की सीमा होती है और प्रत्यास्थता की सीमा के संगत प्रतिबल जो है वो चरम प्रतिबल कहलाता है। तो चरम प्रतिबल की यदि हम बात करते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रतिबल, या उसे हम चरम प्रतिबल कहते हैं, तो चरम प्रतिबल बराबर F अपॉन A, यानी कि जो रस्सी प्रयुक्त की गई है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, उस पर कितना भार लगाया जा रहा है, इस पर निर्भर करेगा। तो F अपॉन A से चरम प्रतिबल निर्धारित होता है कि कितना उस पर प्रतिबल है। स्टील के लिए यदि स्टील के तार लिए जाएं तो स्टील के लिए चरम प्रतिबल का मान 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है। अर्थात ये तो फिक्स हो गया कि इससे ज़्यादा यदि आप प्रतिबल उत्पन्न करोगे तो रस्सी टूट सकती है या खिंच जाएगी। तो इस कारण से हम स्टील के तार पर इतने प्रतिबल से अधिक प्रतिबल नहीं लगाना चाहेंगे। मतलब कुल मिलाकर हमने ये जो F अपॉन A लगाया है, तो F अपॉन A शुड बी ऑलवेज लेस देन 3 × 10⁸। F अपॉन A का मान इससे कम ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो रस्सी टूट सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान ज़्यादा होना चाहिए F अपॉन 3 × 10⁸ से। तो इससे हम A का निर्धारण करते हैं। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि माना कि हमने एक टन वजन को उठाना है, यानी कि M बराबर है 10⁴ kg और हमारी लिफ्ट जो है या क्रेन जो है वो इसको उठाना चाहती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा और यहाँ से F बराबर आप लिख पाएंगे 9.8 × 10⁴ न्यूटन। अर्थात इतना बल उस क्रेन पर हम आरोपित करेंगे तो हमें कितने अनुप्रस्थ काट की आवश्यकता होगी। तो A का मान बड़ा होना चाहिए 9.8 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 3 × 10⁸ से। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान ज़्यादा होना चाहिए। लगभग इसको आप काट दोगे तो 3 × 9 और 3 × 9 ही मान लेते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻4 मीटर वर्ग से। अनुप्रस्थ काट का मान इतने मीटर वर्ग से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर आप देखें तो πr² लिख दें तो πr² का मान ज़्यादा होना चाहिए 3.3 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर से, या फिर r² का मान ज़्यादा होना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास। तो 1.2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि r का मान ज़्यादा होना चाहिए लगभग 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो जो तार लिया जाएगा वो लगभग सॉरी यहाँ पर r ले रहे हैं हम तो ये मीटर में ही आएगा, यानी कि r का मान बड़ा होना चाहिए 1 सेंटीमीटर से, यानी कि जो तार प्रयुक्त किया जाएगा उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अब यदि हमने एक सिंगल वायर ले लिया 1 सेंटीमीटर मोटा तो एक सलिए के रूप में हो जाएगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो क्रेन के जो तार बनाए जाते हैं ये पतले पतले तारों को ट्विस्ट करके मोड़कर तैयार किए जाते हैं। दूसरा, एक इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि हम 1 टन वजन के लिए क्रेन बना रहे हैं तो हमें इसको 10 टन के लिए डिज़ाइन करना होता है ताकि आसानी से हम उस वजन को सेफली वहाँ से हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर क्रेन में जो रस्सी प्रयुक्त की जाती है उसकी त्रिज्या का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा, पुलियाओं की डिज़ाइन, पुलिया के ऊपर लगातार वाहन गुजरते हैं, उसका वजन उसके ऊपर आता है। दूसरा, हवा का प्रेशर भी रहता है। पुलिया के नीचे यदि वाटर फ्लो है, पानी बहता है तो उस पानी के कारण से भी उस पर एक दबाव रहता है।
तो इन सब कारणों से पुलिया के अंदर एक स्विंग आता है, यानी कि झुकाव आता है। तो वो झुकाव एक सीमा के अंदर ही रहे, इस बात को ध्यान रखते हुए प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग से हम पुलिया की डिजाइन्स को तैयार करते हैं। अगर बात करें कि भवन के पिलर्स, तो आपने देखा होगा कि मकान के अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं और उस पिलर के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया जाता है। तो जो पिलर है उनकी मोटाई कितनी होना चाहिए, उनकी गोलाई कितनी होना चाहिए, ऊपर से उसका शेप कैसा होना चाहिए, नीचे से उसका बेस कैसा होना चाहिए, ये निर्धारित करते हैं हम प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर कि वो पिलर अधिक से अधिक भार को सहन कर सके। अब एक और बात आती है कि सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर यदि पर्वत खड़ा है, सपोज एक बड़ा सा पर्वत है जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, अब उसका भार पृथ्वी पर है और पृथ्वी की जो चट्टान है उसकी भी अपनी तनन सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी प्रत्यास्थता की सीमा है। अगर उससे ज़्यादा उसके ऊपर प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्रश हो जाएगी और क्रश होने के कारण से उस ऊंचाई को वो सहन नहीं कर पाएगी और वो नीचे की ओर दब जाएगा। तो चाहे पर्वत हो या फिर हम कहें कि भविष्य में तैयार होने वाली बिल्डिंग्स हो, उसकी ऊंचाई हम कितनी ऊंचाई तक उसे उठा सकते हैं, तो ये निर्धारण करता है कि पृथ्वी की चट्टान जो है वो कितना प्रतिबल सहन कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि स्टील में इतना प्रतिबल सहन करने की क्षमता है, इसी प्रकार से चट्टान के प्रतिबल की भी जानकारियां उपलब्ध है। तो चट्टान यदि उतना प्रतिबल सहन कर सकती है तो उसके ऊपर हम कितना दबाव पैदा कर सकते हैं, एच रो जी की मदद से उसे निकाल लेंगे और इससे हम एच के मान की गणना कर सकते हैं। एक साधारण गणना के बाद यह पाया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि 10 किलोमीटर से अगर ऊंचा पर्वत होगा तो अपने वजन से ही नीचे की ओर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके आधार के ऊपर इतना प्रतिबल उत्पन्न होगा उस वजन के कारण से कि वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। तो पृथ्वी पर किसी भी ऊंचे से ऊंचे पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8100 मीटर के आसपास इतने मीटर का ऊंचा पर्वत है। तो ये अधिकतम ऊंचाई संभव है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।